Hello everyone, I'm Kokila and welcome back to my YouTube channel English with Kokila, your one-stop guide for mastering English language and literature for competitive exams. आज के वीडियो में हम यूपी पेट में पूछे गए सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। यूपी पेट जो कि 6th एंड 7th ऑफ सितंबर को कंडक्ट कराया गया था और ये टोटल चार शिफ्ट्स में कंडक्ट कराया गया है। तो इनमें पूछे गए सारे इंग्लिश के सवालों को हम आज डिटेल में सॉल्व करने जा रहे हैं। ऑलराइट, ओके। जैसा कि आपको पता है एसएससी सीडीएस अभी एग्जाम्स काफ़ी सारे बाकी हैं, तो आप उनकी भी तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना, बिकॉज ग्रामर ऐसी चीज़ है कि ग्रामर हर जगह पूछी जाती है और ग्रामर चेंज नहीं होती। तो कोई भी आप ग्रामर की वीडियो देखो वो आपको बेनिफिट करेगा, इससे भी आपको पैटर्न पता चलेगा, राइट। सो लेट्स बिगिन। जो पहला हमारा है दिस इज 6 सितंबर 2025 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। ऑलराइट, नाउ fill in the blank with the correct option. What dash for breakfast? What dash for breakfast? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, are you usually having, do you usually have you usually, do usually you have, and none of the above. राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है what do you usually have. क्यों? क्योंकि हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं, राइट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने क्यों लिखा? क्योंकि हम किसी हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं और जब हम हैबिट के बारे में बात करते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। सो द राइट सेंटेंस इज व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट। नाउ choose the right answer from the 5 options given below to frame a meaningful sentence. ओके, इन वर्ड्स से हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ऑप्शंस क्या है हमारे? इन द गार्डन मे बी रामा इन द गार्डन, इन द गार्डन रामा मे बी इन द गार्डन, एंड नन ऑफ द अबव। सही क्या है? अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो क्या होता है। सब्जेक्ट है ना, फिर आपका वर्ब आता है, फिर आपका क्या आएगा? प्रेपोजिशन आएगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज आएगा, है ना, ऑब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर किसका सही है? सी, सब्जेक्ट इज रामा, मे बी आपका मॉडल हो गया, इन द गार्डन, इन क्या है? प्रेपोजिशन, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये पूरा मिलके एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बना रहा है। सो दिस इज योर राइट आंसर, रामा मे बी इन द गार्डन। ओके, now choose the one word substitution from the 5 options given below. A group of persons working on a ship or aircraft. तो लोगों का ये समूह जो किसी शिप और एयरक्राफ्ट में काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर क्रू, स्कार, कॉन्सर्ट, स्टाफ, एंड नन ऑफ द अबव। क्रू, स्कार, कॉन्सर्ट, स्टाफ, एंड नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज क्रू। ठीक है, शिप या फिर किसी एयरक्राफ्ट में जो ग्रुप होता है लोगों का काम करने वाले, उन्हें हम बोलते हैं क्रू। ठीक है, स्कार क्या है? कोई चोट की निशान जो रह जाती है उसे हम स्कार बोलते हैं। कॉन्सर्ट, म्यूजिशियंस का कॉन्सर्ट होता है, राइट। स्टाफ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को आप स्टाफ बोल सकते हो, लेकिन शिप्स और एयरक्राफ्ट में जो काम करते हैं उनके ग्रुप को हम बोलते हैं क्रू। ओके, नाउ read the following passage and answer the questions by choosing the right option. Time is one of the most valuable resources we have, yet many people struggle to manage it effectively. Time क्या है? टाइम वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स है जो हमारे पास है, पर फिर भी लोग उसे सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। In today's fast-paced world, students, professionals, and even homemakers face numerous tasks every day. आज की भागती दौड़ती दुनिया में स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और होम मेकर्स भी अलग अलग टास्क फेस करते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, राइट। Proper time management helps individuals prioritize their activities, meet deadlines, and reduce stress.
तो सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना क्या आपको सिखाता है, क्या करता है आपके लिए? आप अपने जो एक्टिविटीज हैं उसे आप प्रायोरिटाइज कर पाते हो, राइट? आप डिसाइड कर पाते हो कि क्या आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और किस ऑर्डर में अपने चीजों को करना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है चीजों को प्रायोरिटाइज करने में, डेडलाइंस मीट करने में और स्ट्रेस रिड्यूस करने में। ठीक है, आप डेडलाइंस पे अपने काम कर लेते हो, है ना, डेडलाइन क्रॉस नहीं होती और उससे स्ट्रेस भी रिलीव होता है। नाउ, one of the key benefits of managing time wisely is improved productivity. टाइम को सही तरीके से मैनेज करने का जो की बेनिफिट है, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, वो क्या है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है ना? When people plan their day and allocate specific time slots for each task, they tend to achieve more in less time. जब लोग अलग अलग टास्क को अलग अलग समय के हिसाब से बांट देते हैं तो वो कम टाइम में ज्यादा अचीव कर लेते हैं। इट ऑल्सो क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इससे एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके अंदर आती है, राइट? नाउ, moreover, effective time management leads to better work life balance. और तो और सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट जब आप करते हो तो उससे क्या होता है, आपके वर्क और लाइफ के बीच में जो बैलेंस होता है वो बेटर हो जाता है, राइट? आप चीजें अच्छे तरीके से बैलेंस करने लगते हो। When tasks are completed on time, individuals can make space for leisure, hobbies and families. जब आपके जो टास्क होते हैं, आपके जो काम होते हैं, वो टाइम पे आप अगर कंप्लीट कर लोगे तो क्या होगा? लेजर मतलब खाली वक्त, आप खाली वक्त के लिए समय मिलेगा, आप अपने हॉबीज परस्यू कर पाओगे, फैमिली को टाइम दे पाओगे, राइट? दिस नॉट ओनली बूस्ट्स हैप्पीनेस बट ऑल्सो इम्प्रूव्स मेंटल वेलबींग। ये ना ही सिर्फ आपको खुशी देती है, आपकी खुशी बढ़ाती है, पर आपका मेंटल हेल्थ भी सही रखती है। ओके, हाउएवर, poor time management can result in procrastination, missed deadlines and increased anxiety. अगर आप सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हो, पुअर टाइम मैनेजमेंट क्या करती है? प्रोकास्टिनेशन होता है उससे, राइट? इट लीड्स टू प्रोकास्टिनेशन, आप चीजें टालने लगते हो, राइट? काफी लोग होते हैं जो एकदम लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो फिर वो टालने लगते हैं, प्रोकास्टिनेट करने लगते हैं, राइट? सो दैट इज प्रोकास्टिनेशन। तो पुअर टाइम मैनेजमेंट से क्या होता है? प्रोकास्टिनेशन होता है। मिस्ड डेडलाइंस, आप डेडलाइंस मिस करने लगते हो, डेडलाइंस पे अपना काम नहीं कर पाते, राइट? और इससे आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है, इट इंक्रीजेस एंजाइटी। डेवलपिंग टाइम मैनेजमेंट स्किल्स रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल जब आप डेवलप करते हैं उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ठीक है, आप गैप्स नहीं ले सकते, आपको कंसिस्टेंटली रोज रोज टाइम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसे। नाउ, सिंपल हैबिट्स लाइक क्रिएटिंग टू डू लिस्ट्स, setting goals and avoiding distractions can go a long way in making each day more efficient and meaningful. तो सिंपल हैबिट जैसे कि टू डू लिस्ट बनाना, अपने गोल्स सेट करना, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना, ये क्या करेंगे? आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेंगे टू मेक ईच डे मोर एफिशिएंट एंड मीनिंगफुल, ताकि आपका हर दिन और एफिशिएंट बने और मीनिंगफुल बने, आप ज्यादा से ज्यादा टास्क अच्छे तरीके से कर पाओ। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ कैन इंडिविजुअल्स स्टार्ट इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट? पैसेज के अकॉर्डिंग लोग टाइम मैनेजमेंट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? ऑप्शंस है हमारे: by watching motivational videos, by working faster without rest, by creating to-do lists and avoiding distractions, by comparing themselves to others, and none of the above. By watching motivational videos, by working faster without rest, by creating to-do lists and avoiding distraction, by comparing themselves to others, and none of the above. And the right answer is option number C. आप जब टू डू लिस्ट बनाते हो और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हो, दैट इज हाउ यू इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। पैसेज में तो यही है, राइट?
See, 1 second. Yes, can go a long way. Okay. Now, what is the main purpose of the passage? Passage का जो main purpose क्या है? To highlight the importance of time management, to explain the causes of stress, to discuss different professions, to promote the use of digital planners and none of the above. तो जैसा कि हमने पूरे पैसेज में पढ़ा, they are trying to highlight the importance of time management, right? टाइम मैनेजमेंट के आपको एडवांटेजेस के बारे में बताया गया, आप कैसे टाइम मैनेज कर सकते हो उसके बारे में बताया गया. सो दिस इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट सेट है हमारा यूपी पेट का 6 सितंबर 2025 सेकेंड शिफ्ट यानी कि इवनिंग शिफ्ट. ओके. Choose the correct question tag for the following statement. The windows are open. Dash. Option क्या है? Aren't it? Isn't they? Isn't it? Aren't they? And none of the above. Aren't it? Isn't they? Isn't it? Aren't they? And none of the above. What is the right answer? अब देखो सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में हमारा? विंडोज है ना. विंडोज सब्जेक्ट है और विंडोज क्या है? प्लूरल है. राइट, इट इज प्लूरल. तो हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ा था कि जब भी हम सब्जेक्ट प्लूरल लगाते हैं तो वर्ब भी हमारा प्लूरल हो जाता है. राइट, वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा और हमारा प्रोनाउन जो है वो भी तो प्लूरल ही होगा, है ना. सो इजंट दे नहीं होगा. इजंट क्या है? सिंगुलर में यूज होता है. इजंट इट नहीं, ये भी नहीं होगा. आंट इट, आंट तो प्लूरल है वर्ब आपका, पर इट जो है प्रेपोजिशन जो है, सॉरी प्रोनाउन जो है वो क्या है? सिंगुलर में है, तो ये भी नहीं होगा. दिस इज द राइट आंसर. आंट दे. आंट भी आपका प्लूरल है, दे भी आपका प्लूरल है. सो द राइट सेंटेंस इज द विंडोज आर ओपन. आंट दे? ठीक है, दिस इज द राइट आंसर. ओके. Read the passage and choose the correct option to answer the questions that follow. Advances in electric vehicles. Advances in electric vehicles. ये क्या है? हमारा टाइटल है पैसेज का. Electric vehicles यानी कि EVs have gained popularity as an alternative to traditional gasoline powered cars. तो आजकल आपने देखा होगा EVs बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रही है, पॉपुलर हो रही हैं एज एन ऑल्टरनेटिव, एज एन अदर ऑप्शन टू ट्रेडिशनल गैसोलीन पावर्ड कार्स. जो ट्रेडिशनली जो गैसोलीन से चलने वाली, पेट्रोल से चलने वाली या डीजल से चलने वाली जो कार्स हैं उनके ऑल्टरनेटिव में EVs जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज की जा रही हैं. They offer environmental benefits such as reduced greenhouse gas emissions and lower air pollution. इनका environmental benefit बहुत है, ये जो आपके पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा benefit करती हैं. जैसे ये ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम करती है, ठीक है, और इसी के वजह से आपका एयर पोल्यूशन भी कम रहता है. Many countries are investing in EV infrastructure. और काफ़ी सारे कंट्रीज जो हैं वो EV के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही हैं, पैसे लगा रही हैं, इंक्लूडिंग चार्जिंग स्टेशंस टू सपोर्ट द वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो EV इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी पैसे लगाए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग चार्जिंग स्टेशंस. चार्जिंग स्टेशंस भी कई ज़्यादा लगाए जा रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है, ताकि वो क्या कर सके? वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ EV को प्रमोट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग EV को अपनाएं. ठीक है, इसलिए हमारा जो EV के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी ज़्यादा दे आर इन्वेस्टिंग. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई आर कंट्रीज इन्वेस्टिंग इन EV इंफ्रास्ट्रक्चर? ऑप्शन नंबर A, to replace public transport, to promote air travel, to support EV adoption, to reduce taxes on fuel, and none of the above. To replace public transport,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रिप्लेस करने के लिए? नहीं। एयर ट्रैवल प्रमोट करने के लिए? नो। ईवी अडॉप्शन सपोर्ट करने के लिए? यस। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने लगे, है ना, अडॉप्ट करें उसको. सो दिस इज योर राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर? इन सब में से कौन सा ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर का टाइप है? पेट्रोल पंप्स, गैस पाइपलाइंस, चार्जिंग स्टेशंस, ऑयल रिग्स एंड नन ऑफ द अबव. चार्जिंग स्टेशंस, राइट. ये देखो, इन्वेस्टिंग इन ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग चार्जिंग स्टेशन. चार्जिंग स्टेशन क्या है? ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक टाइप है. नेक्स्ट, choose the word, one second, yes, choose the word which is nearest in meaning to the given word. आपको क्या करना है? सिनोनिम चूज करना है. वर्ड क्या है? admire. admire, जब आप किसी चीज को बहुत पसंद करते हो, उसके लिए रिस्पेक्ट फील करते हो, या फिर बहुत ज्यादा आपको उसको सराहने का मन करता है, उसे हम बोलते हैं admire. ओके. ऑप्शंस क्या हैं आपके? ब्लेम, स्टॉप, कर्स, प्रेज एंड नन ऑफ द अबव. ब्लेम का मतलब क्या होता है? किसी पे ब्लेम डालना, किसी काम का चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. आपको क्या करना है? सिनोनिम चूज करना है. किसका? एडमायर का. एडमायर मतलब जब आप किसी चीज को बहुत पसंद करते हो, उसके लिए रिस्पेक्ट फील करते हो, या फिर उसे बहुत ज्यादा सराहने का मन करता है, तो आप उसे एडमायर करना कहते हो. ठीक है. ऑप्शंस क्या है? ब्लेम, स्टॉप, कर्स, प्रेज एंड नन ऑफ द अबव. ब्लेम, स्टॉप, कर्स, प्रेज एंड नन ऑफ द अबव. एंड योर राइट आंसर इज प्रेज. ठीक है. प्रेज. प्रेज करना, तारीफ करना. ठीक है. और एडमायर करना मतलब आपको पसंद है तभी तो आप तारीफ कर रहे हो. सो यहाँ पे सबसे ज्यादा सूटेबल सिनोनिम है, वो है प्रेज. ओके. नाउ चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. इस सेंटेंस का आपको इनडायरेक्ट फॉर्म, गिवन सेंटेंस. चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. तो इस सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना. ऑप्शंस क्या है? आई सेड दैट द टीचर लाइक्ड मी, आई सेड दैट द टीचर वाज लाइकिंग मी, आई सेड दैट द टीचर लाइक्स मी, आई सेड दैट द टीचर इज लाइकिंग मी, नन ऑफ द अबव. ओके. तो ये आपके ऑप्शंस हैं. एक बार देखते हैं. आई सेड को हम आई सेड ही रहने देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में. एंड हम सबको पता है यहाँ पे दैट आएगा, है ना. एंड देन आई सेड दैट द टीचर. आई सेड दैट द टीचर. अब ये लाइक्स क्या होगा? लाइक्स जो है वो यहाँ पे आके लाइक्ड बन जाएगा, पास्ट हो जाएगा. ठीक है. So your right sentence is I said that the teacher liked me. So option number A is your correct option. I said that the teacher liked me. Now choose the word which is nearest in meaning to the given word. अच्छा, ये same question यहाँ पे repeat हो गया है. ओके. तो हमारा जो नेक्स्ट सेट है दैट इज यूपी पेट का 7th of September 2025 मॉर्निंग शिफ्ट. ऑलराइट. ओके. चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. आपको क्या करना है? सही स्पेलिंग को चूज करना है. ग्रेशियस, ग्रेशियस. ओके. सो दिस इज द राइट स्पेलिंग. ग्रेशियस की जो स्पेलिंग होती है, ये होती है GRACIOUS. ग्रेशियस. ओके. Now read the following passage and answer the questions given below it.
Reading is more than just a way of pastime. One second. Reading is more than just a way to pass time. It is a powerful tool that opens the door to new worlds, ideas and knowledge. रीडिंग क्या है? जस्ट एक टाइम पास से कई ज़्यादा बढ़ के है। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो आपकी अलग अलग दुनिया के लिए आपके दरवाजे खोल देती है, आपको नया नॉलेज प्रोवाइड करती है, नए आइडियाज मिलते हैं आपको। People who read regularly often have stronger vocabularies, better communication skills and a deeper understanding of the world around them. तो लोग जो रेगुलरली रीडिंग करते हैं उनका क्या होता है, दे हैव अ स्ट्रॉन्गर वोकेबुलरी, उनकी वोकेबुलरी बाकियों से स्ट्रॉन्ग होती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बाकियों से स्ट्रॉन्ग होती है और उनकी जो आसपास की दुनिया है उसकी अंडरस्टैंडिंग उनकी उनकी ज़्यादा होती है ना, वो अपने आसपास की दुनिया को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। Research has shown that reading fiction can improve empathy by allowing readers to experience life from different perspectives. Research दिखाता है कि फिक्शन पढ़ने से आपकी एम्पैथी बढ़ती है। ठीक है, क्यों बढ़ती है? क्योंकि फिक्शन आपको क्या करता है, दुनिया को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना सिखाता है, राइट? फिक्शन क्या होता है? वन सेकेंड। फिक्शन क्या होता है? जो इमेजिनरी कहानियां होती हैं या जो इमेजिनरी टेक्स्ट होता है उसे हम फिक्शन बोलते हैं, और नॉन फिक्शन जो होता है वो रियल लाइफ पे बेस्ड होता है। ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट्री होती है, बायोग्राफी होती है, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ होता है, तो वो नॉन फिक्शन होता है। और फिक्शन जैसे आपका हैरी पॉटर क्या है? फिक्शनल नॉवल है, फैंटेसी नॉवल है ना? ओके। Research has shown that reading fiction can improve empathy. Fiction पढ़ते हैं तो empathy improve होती है। क्यों? क्योंकि ये आपको दुनिया को देखने का अलग अलग नजरिया दिखाता है। Non-fiction books, on the other hand, help readers gain information and understand real-life issues, history and scientific concepts. Non-fiction book क्या करते हैं? वो रीडर्स को इंफॉर्मेशन गेन करवाते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं टू अंडरस्टैंड द रियल लाइफ इश्यूज। ठीक है, जब आप नॉन फिक्शन पढ़ते हो तो असल जिंदगी की जो इश्यूज होती हैं उन्हें समझते हैं, हम हिस्ट्री समझ पाते हैं और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को समझ पाते हैं, राइट? नाउ इन टुडेज डिजिटल एज many people spend more time on social media than reading books. आज के डिजिटल एज में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? दे स्पेंड मोर टाइम ऑन सोशल मीडिया, राइट? वो बुक्स नहीं पढ़ते, ज्यादा टाइम उनका सोशल मीडिया पे निकलता है। However, studies suggest that reading for even 15 to 30 minutes a day can significantly improve concentration, reduce stress and boost mental well-being. स्टडीज जो हैं वो सजेस्ट करती हैं कि अगर आप 15 से 30 मिनट भी रीडिंग करते हो एक दिन में रोज, तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो जाता है, काफ़ी हद तक आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, आपका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होता है, कम होता है, और आपका जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल वेल बीइंग है वो और अच्छा हो जाता है, वो बूस्ट हो जाता है। ओके, whether it's a fantasy novel, a historical biography or a science article, reading helps to develop the mind and broaden one's horizon. चाहे कोई फैंटेसी नॉवल हो जैसे हैरी पॉटर, या फिर कोई हिस्टोरिकल बायोग्राफी हो जैसे महात्मा गांधी की बायोग्राफी, या फिर कोई साइंस आर्टिकल हो, ठीक है, साइंस से रिलेटेड कोई आर्टिकल हो, किसी को भी आप पढ़ते हो तो क्या होता है, आपका माइंड डेवलप होता है। ठीक है, और आपका जो होराइजन्स है वो ब्रॉडन होंगे, होराइजन ब्रॉडन होंगे, आपके सोचने का दायरा बढ़ेगा। ठीक है, इट इज अ लाइफ लॉन्ग हैबिट दैट बेनिफिट्स पीपल ऑफ ऑल एजेस। ये एक लाइफ लॉन्ग हैबिट है जो हर एज के इंसान को मदद करती है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज वन बेनिफिट ऑफ रीडिंग फिक्शन? फिक्शन का बेनिफिट क्या है फिक्शन पढ़ने का पैसेज के अकॉर्डिंग? It teaches history, it increases empathy, it improves spelling, it helps memorize facts, and none of the above.
Right answer is it increases empathy. See. Fiction can improve empathy, right? Now, next question is, what is the main idea of the passage? इस पूरे passage का main idea क्या है? Reading is only for students. Only non-fiction books are useful. Reading helps improve vocabulary and knowledge. Social media is harmful to readers and none of the above. तो देखते हैं, रीडिंग इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स कहीं नहीं बोला गया, ओनली नॉन फिक्शन बुक्स आर यूजफुल ये भी नहीं, हमें तो ये बोला गया कि चाहे फिक्शन हो या चाहे रियल लाइफ बेस्ड, एवरीथिंग हेल्प्स, राइट? रीडिंग हेल्प्स इंप्रूव वोकैबुलरी एंड नॉलेज. दिस इज द राइट आंसर. सी. हाँ, people who read regularly have stronger vocabulary, communication skill and understanding, है ना? तो आपका vocabulary बढ़ती है, आपकी knowledge बढ़ती है. Social media is harmful to readers, okay, but ये बोला नहीं गया है कहीं भी. Okay. Now choose the opposite word to the given word. आपको victory का antonym select करना है. ऑप्शंस क्या हैं आपके? स्प्लेंडेड, वर्चुअस, रिवॉर्ड, डिफीट एंड नन ऑफ द अबव. विक्ट्री का मतलब क्या होता है? विक्ट्री का मतलब होता है जीत, विजय जिसे हम बोलते हैं, ठीक है? तो विक्ट्री इज टू विन समथिंग. राइट आंसर इज डिफीट. डिफीट मतलब हारना, है ना? जब आप हारते हो, आप कहीं पे हारते हो तो आपको डिफीट होता है, राइट? यू गेट डिफीटेड. Splendid, virtuous, reward, defeat and none of the above. So the right answer is defeat. Victory मतलब जीतना and defeat मतलब हारना. Okay? Now, choose the indirect form of the given sentence. इस sentence को हमें indirect form में convert करना है. He said, I shall do my best. Options क्या हैं? He said that he would do his best. He said that I would do his best. He said that he would do my best. I said that I shall do my best and none of the above. तो अब देखते हैं. He said को हम he said ही रहने देंगे, right? यहाँ पे that आ जाएगा. I को हम convert करेंगे he में, और जब indirect में shall आता है तो उसे हम would में change कर देते हैं, ठीक है? तो he said that he would do same रहेगा आपका. my जो है, my आपका change होके his आ जाएगा and यहाँ best. Okay, so the right sentence is he said that he would do his best. सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए. he said that he would do his best. Okay, now अब हम आते हैं अपने लास्ट सेट पे. दिस इज यूपी पेट 7th of September 2025 इवनिंग शिफ्ट. ओके, तो ये हमारा आखिरी शिफ्ट है. ओके, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शंस गिवन बिलो टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस. द स्टेप्स ओल्ड मैन फेल द डाउन. ओके, अब यहाँ पे क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब आता है ना? एक्सक्यूज मी. सेंटेंस का जो मेन हमारा स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, है ना, एंड देन कम्स द ऑब्जेक्ट. ये हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है. अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में फिट बैठता है. ऑप्शन है हमारे द ओल्ड मैन फेल डाउन द स्टेप्स, द ओल्ड मैन फेल द स्टेप्स डाउन, द ओल्ड steps fell the man down, the old steps down fell the man, and none of the above.
तो हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले आना चाहिए, यहाँ पे द ओल्ड मैन हर जगह है, ओके। वर्ब हमारा उसके बाद आएगा, फेल 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 फेल, ओके। और हमारा ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। तो ये वर्ब और एडवर्ब हो गए आपके, फेल डाउन, है ना। एंड आपका ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा। सो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका लास्ट में आ रहा है, द स्टेप्स। बाकी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लास्ट में कहीं भी नहीं है। सो दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, द ओल्ड मैन फेल डाउन द स्टेप्स। और इस सेंटेंस में आप देखो क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस आपका एडवर्बियल फ्रेज है। एडवर्बियल फ्रेज कैसे है, एडवर्ब आ रहा है आपका प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। ये एडवर्बियल फ्रेज आपका बन गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। सो दिस इज योर सेंटेंस स्ट्रक्चर। नाउ फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। माई ब्रदर, यहाँ पे एक ब्लैंक है, ओके, यहाँ पे ब्लैंक है। माई ब्रदर डैश वेरी हार्ड एट द मोमेंट because one of his colleagues, sorry, because some of his colleagues are off sick. My brother dash very hard at the moment because some of his colleagues are off sick. Okay. Options क्या है हमारे, work, works, is working, working and none of the above. तो यहाँ पे आप देखो at the moment हमें क्या बता रहा है, my brother is सॉरी माई ब्रदर डैश वेरी हार्ड एट द मोमेंट। एट द मोमेंट हमें बता रहा है कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, ठीक है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हम क्या लगाएंगे, इज वर्किंग, ओके। सही सेंटेंस है, माई ब्रदर इज वर्किंग वेरी हार्ड एट द मोमेंट बिकॉज सम ऑफ हिज कॉलीग्स आर ऑफ सिक। नाउ चूज द ऑपोजिट वर्ड टू द गिवन वर्ड। रिमोट, रिमोट का मतलब क्या होता है, कोई चीज जब बहुत दूर दराज इलाके में होती है उसे हम बोलते हैं रिमोट। जैसे विलेजेस, कई विलेजेस जहाँ पे बिजली नहीं पहुंचती, पानी नहीं पहुंचता, हम क्या बोलते हैं, अरे वो तो बहुत ही रिमोट एरिया है, राइट, इट्स अ रिमोट एरिया। तो रिमोट का हमें ऑपोजिट बताना है, आइसोलेटेड, फार अवे, नियर, डिस्टेंट एंड नन ऑफ द अबव। सही आंसर है डिस्टेंट, सॉरी सही आंसर है नियर, ठीक है। आइसोलेटेड क्या है, सिनोनिम हो गया इसका। रिमोट मतलब भी दूर दराज, आइसोलेटेड भी एक तरीके से सिनोनिमस है, फार अवे भी सिनोनिमस है, डिस्टेंट भी सिनोनिमस है। नियर जो है ये इसका एंटोनिम है, ओके। नाउ ये भी पैसेज है, लेट्स रीड द पैसेज, ओके। द जर्नी ऑफ अ रिवर, टाइटल क्या है, द जर्नी ऑफ अ रिवर। रिवर बिगिन देयर जर्नी Rivers begin their journey high in the mountains where melting snow or rainwater gathers to form small stream. तो नदियाँ क्या करती हैं, अपना जो जर्नी है, अपना जो उनका जर्नी होता है वो माउंटेन्स पे, ऊंचे माउंटेन्स पे शुरू करती हैं, जहाँ पे स्नो, बर्फ पिघल रही होती है और बारिश का पानी एक जगह इकट्ठा हो गया होता है, गैदर हो गया होता है टू फॉर्म अ स्मॉल स्ट्रीम, एक स्मॉल स्ट्रीम बनाने में, ठीक है। These streams flow downhill, ये जो streams बनती हैं स्नो के पिघलने से और रेन वाटर जमा होने से, ये नीचे की तरफ फ्लो करती हैं, joining with others to become larger rivers, और दूसरे streams के साथ जुड़ के ये एक large बड़ी river बनाती है। As the river travels, it shapes the land around it. जैसे जैसे नदी ट्रैवल करती है, आगे बढ़ती है, वो आसपास का जो लैंड होता है, जो जमीन होता है, उसे शेप करते जाती है, कार्विंग वैलीज एंड क्रिएटिंग हैबिटेट्स फॉर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। कई बार वो वैलीज काट के बना देती हैं, कार्व कर देती है ना। जब नदी बहती है तो आपने देखा होगा कि वो जमीन काटते जाती है, तो जब बहती है तो कई बार वो वैली बना देती है, घाटी बना देती है, और उससे क्या होता है, हैबिटेट बनता है प्लांट्स का और एनिमल्स का। हैबिटेट उनके रहने का,
जगह, तो वैलीज बनती है तो कई सारे प्लांट्स भी उधर उगते हैं, कई सारे एनिमल्स भी उधर रहते हैं, ठीक है। अलोंग द वे रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर पीपल, एनिमल्स एंड क्रॉप्स। अपने रास्ते में जो नदियां होती हैं वो पानी प्रोवाइड करती हैं लोगों को, जानवरों को और क्रॉप्स को, जो आप उगाते हैं खाने के क्रॉप्स। Now, towns and cities often develop near rivers because they offer a reliable water source and an easy way to transport goods. तो ज्यादातर जो टाउन्स और सिटीज होती है वो नदियों के आसपास ही बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि एक उन्हें प्रॉपर पानी का सोर्स मिल जाता है उससे, और एक ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो जाता है ना, नदी के थ्रू आप सामान इधर से उधर ट्रांसपोर्ट भी कर लेते हो। However, rivers can also flood, especially after heavy rains, which can damage homes and farms. However, जो rivers हैं वो flood भी कर जाती हैं और कई बार घर और जो खेत होता है वो भी बहुत destroy हो जाता है ना। Many rivers eventually flow into oceans or seas, completing their long journey. तो कई सारी जो नदियां होती हैं अपना जर्नी कंप्लीट करके वो बड़े बड़े ओशियन या फिर सी में जाके मिल जाती है ना। टू प्रोटेक्ट रिवर्स पीपल मस्ट अवॉइड पॉल्यूटिंग देम विथ वेस्ट केमिकल्स। तो इन नदियों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को बहुत जरूरी है कि वो वेस्ट और केमिकल से उसे पल्यूट करना बंद करें, है ना, उसे गंदा करने से परहेज करें। It is better to avoid polluting the rivers. Keeping rivers clean helps ensure they continue to support life and benefit future generations. तो जब आप नदियां साफ रखते हो तो ये इंश्योर करता है कि आगे का जो लाइफ है वो अच्छे तरीके से सपोर्ट हो, क्योंकि पानी ही तो है जो लाइफ सपोर्ट करती है, बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते। तो जब आप रिवर्स को क्लीन रखते हो तो लाइफ को आप सपोर्ट करते हो और उसी के साथ साथ जो फ्यूचर जनरेशन है उसे भी बेनिफिट मिलता है ना। ओके, नाउ हाउ कैन पीपल प्रोटेक्ट रिवर्स? लोग रिवर्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अवॉइड यूजिंग रिवर वाटर, स्टॉप प्लांटिंग ट्रीज, बिल्ड मोर डैम्स, अवॉइड पॉल्यूटिंग देम एंड नन ऑफ द अबव। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि हमें अवॉइड करना चाहिए उन्हें पॉल्यूट करने से, तो avoid polluting them. Now, what happens when many small streams come together? अलग अलग streams एक जगह आती हैं तो क्या होता है? They become a waterfall, they form a larger river, they dry up, they flow into the sea, and none of the above. तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, one second, joining with others to become larger rivers. ठीक है, ये जो stream है अलग अलग स्ट्रीम से मिलके एक लार्ज रिवर बनाती है। सो ऑप्शन हमारा दे फॉर्म अ लार्जर रिवर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ओके ओके ओके, सो विद दिस हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि यूपी पेट में पूछे गए हैं। आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।